ऑप्टिक्स का उसका उसकी रिकमेंडेड बुक है वो है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, वो इसका थर्ड चैप्टर है बेसिकली, जिसका नेम है चैप्टर नंबर 37 अकॉर्डिंग टू बुक सीरीज, जिसका नेम है वेव ऑप्टिक्स। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास वेव ऑप्टिक्स क्या है। हम जो पिछले चैप्टर स्टडी करते हैं, पिछला चैप्टर हमने जो दो स्टडी किए हैं उसमें लाइट को एज अ रे डिस्क्राइब किया हुआ था कि एक रे है, सीधी जा रही है और वो कैसे पास आउट होगी, कैसे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी किसी मीडियम से जब पास आउट होगी। तो ये चीज़ें जो नेचुरल फेनोमेना जो हम सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं। लेकिन एक और भी नेचर है, हम कहते हैं डुअल नेचर है। तो वेव जो है ना, तो लाइट है, ये एज अ वेव भी बिहेव करती है और ये क्या करती है, इंटरफेरेंस काउंट करती है। जो कि हम पहले तो मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ चुके हैं ना, कि जैसे मैकेनिकल वेव्स स्ट्रिंग पे प्रोड्यूस होने वाली, इसके अलावा साउंड वेव्स के बारे में, कि उनमें क्या होती है, इंटरफेरेंस होता है, डायफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन वगैरह होती है। तो इसी तरह लाइट भी एज अ वेव बिहेव करती है और क्या होती है, इसमें डायफ्रैक्शन वाला बेसिकली फेनोमेनन इन्वॉल्व होता है, इंटरफेरेंस होती है, इसके अलावा पोलराइजेशन वगैरह होती है। ये हम टॉपिक स्टडी करने लगे हैं। आज के टॉपिक में हम जो है ये पहले दो टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उसका एनालिसिस मॉडल। यानी एनालिसिस मॉडल का मतलब है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बेसिकली मॉडल बनाकर उसकी डेरिवेशन इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। ये पूरा टॉपिक, इसको आप एक ही टॉपिक कंसिडर कर सकते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नेम से ही और उसकी आगे डेरिवेशन के नाम से। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि हमने इंटरफेरेंस मॉडल पीछे भी चैप्टर्स में पढ़ा आए हैं। उसमें क्या होता है कि जब दो रेस की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जब उनका फेज सेम हो जाता है, उनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि बढ़ जाता है रिजल्टेंट वेव का और दोनों एक दूसरे में एड अप हो जाते हैं। लेकिन अगर जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, फेज डिफरेंस उनका सेम नहीं होता, एक की क्रस्ट होता है दूसरे की तरफ से मैच करती है, तो उस केस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, या दोनों इंडिविजुअल वेव एक दूसरे को कैंसल आउट भी कर देती हैं अगर बिल्कुल सेम है। या अगर एक बड़ी है और एक छोटी है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ग्रेटर वेव से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। हमने कहा जो फंडामेंटली जो कि इंटरफेरेंस लाइट वेव्स में भी होती है, जो किस वजह से होती है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के आपस में इंट्रैक्शन की वजह से। दो लाइट वेव्स है, दोनों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ही बनी होती है ना लाइट। तो उन फील्ड्स की आपस में कम्बिनेशन की वजह से, एक दूसरे में इफेक्ट डालने की वजह से बेसिकली लाइट में क्या होती है, इंटरफेरेंस होती है। कहते हैं सबसे पहले जो है था थॉमस यंग ने 1801 में ये बेसिकली स्टडी किया था। उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट यूज किया था वो हम ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट यूज किया था। उसने क्या किया था, पीछे एक लाइट सोर्स रखा हुआ था। लाइट सोर्स कोई भी बल्ब भी हो सकता है किसी भी तरह का। उससे क्या आ रही थी, प्लेन वेव्स आ रही थी। जब प्लेन वेव्स, उसके आगे एक उसने बाउंड वो मटेरियल रखा या ऑब्स्टेकल रखा, जिसमें क्या थे, दो होल्स थे जिनको उन्होंने उसने स्लिट्स का नाम दिया। एक को फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले को S1 दे दिया, दूसरे वाले को उसने क्या नाम दे दिया, S2 नाम दे दिया। लाइट, प्लेन वेव्स वाली लाइट जब इन बाउंड्री से, इन स्लिट्स में से गुजरी, तो वो क्या हो गई, डायफ्रैक्शन वाले मेथड के थ्रू बेंड हो गई। हमने पढ़ा है ना वेव ट्रेवलिंग फ्रॉम, जब वेव जो है वो किसी भी बाउंड्री से या ऑब्स्टेकल से टकराती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो वेव यहाँ से आने वाली भी डायफ्रैक्ट हो गई और यहाँ से आने वाली भी डायफ्रैक्ट हो गई, वो सर्कुलर वेव में कन्वर्ट हो गई। ये कुछ पोर्शन सर्कुलर वेव का दिखाया हुआ, इधर वाला ओवरऑल फुल पोर्शन बाकी का नहीं दिखाया हुआ, सिर्फ वो पोर्शन। और उससे हमने कुछ डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रख दी है। बेटा ये जो सारा चीज है ना, ये असल में हमें नजर नहीं आ रही होती। हमें सिर्फ क्या नजर आ रही होती है कि यहाँ से थोड़ा सा ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा होता है कि यहाँ से लाइट निकल रही है। उसके बाद हमें स्क्रीन पर कुछ इस तरह का पैटर्न नजर आता है, और ये जो चीज है बेसिकली हमने जो डिटेल में बनाई है ना, ये चीज क्या है, हमारे हमारी जो हमने कैलकुलेशंस की हैं उसके बाद में वो हम देखेंगे कि कैसे हमने इसको स्टडी किया है। हमारे पास क्या है कि जो लाइट है, जो किस किसी पॉइंट पर उनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और एक ब्राइट स्पॉट, ऐसे रेड स्पॉट बनेगा। जहां जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे क्या होगा, एक डार्क स्पॉट बनेगा। ठीक है, ये वाली चीजें थोड़ी सी स्टडी की हुई हैं। और ये जो डार्क और ब्राइट और डार्क लाइन है, इनको क्या कहा जाता है, फ्रिंजेस कहा जाता है। इन बैंड को फ्रिंजेस कहा जाता है। ठीक है, अब हमने कहा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां ब्राइट
स्पॉट बोल चुके हैं, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ डार्क फ्रिंज बनेगी। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमारी वाटर की ना थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है। कहते हैं हमारे पास ये एक वाटर का पॉन्ड था, इन दो पॉइंट्स पे, एक ये पॉइंट है ए और बी भी कह सकते हैं यहाँ पे ना, जो भी आप नेम देना चाहिए, ये दो पॉइंट्स पे बेसिकली हमने क्या लगाया, वाइब्रेटर लगाया। वाइब्रेटर के अलावा आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास एक पानी का बाउल हो, टब हो बड़ा सा, उसमें दो जगह पे आप पेंसिल्स को टिप करें, और स्पीड सेम होनी चाहिए वाइब्रेटर्स की, यानी जब दोनों पेंसिल इकट्ठे नीचे जा रही हो, इकट्ठे ऊपर आ रही हो, पेंसिल पानी में डिप होकर, जिससे क्रिएट क्या हो रहा है, रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो दो सोर्सेस है, ये क्या आपसे वाइब्रेटिंग सोर्स है हमारे पानी में, इसमें जो ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है, आप इसको इधर तो चले उसका ओरिजिनल पैटर्न है इधर, और दरमियान में भी इंटरफेरेंस काज हो रही है, साइड पे भी इंटरफेरेंस काज हो रही है, इस जगह पे देख सकते हैं आप लोग डिटेल में। कहते हैं जो ब्राइट जगह हैं देखें, वो वहां पे क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो डार्क स्पॉट्स हैं ये देखें, डार्क डार्क जो लाइंस हैं, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो रही है। ये फोटोग्राफ ली हुई है वाटर के रिपल्स की, दो वाइब्रेटर्स को यूज करके, कि उसमें कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न पैदा होता है। ठीक है, इस चीज को हम लोगों ने स्टडी करने के बाद, जो ये वाला डायग्राम है ना, इसमें ये चीज क्रिएट की है कि हाँ ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है तो ब्राइट स्पॉट आया है, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है वहां पे क्या आया है, डार्क स्पॉट आया है, इस तरह का कुछ हुआ है। ठीक है बेटा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है, कि यही वो दो स्लिट्स हैं, S1 और S2, इनके दरमियान क्या है, वेव्स, लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल हो रही है। पॉइंट ए ओ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि जो दोनों वेव्स है ना, उन्होंने सेम डिस्टेंस तय किया। आप काउंट करके भी देख सकती है कि क्रस्ट और ट्रफ दोनों में क्या है, बराबर है, और यहाँ पे जब पॉइंट ओ पे मिले हैं, दोनों का ही क्रस्ट था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इनकी हुई है। कहते हैं इसके अलावा हम एक और पॉइंट पी पर ले रहे हैं, यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनी है। एक और पॉइंट पी पे ले लेते हैं, ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये वाली वेव ने टोटल, फॉर एग्जांपल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सिक्स वेवलेंथ की हैं, जबकि दूसरी वाली ने वेवलेंथ कुछ ज्यादा कवर की, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये सिक्स थी और ये सेवन थी। कहते पूरा एक वेवलेंथ, पूरी एक वेवलेंथ, यानी क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल गई है, या अगर ट्रफ ट्रफ के साथ मिल जाती है, यानी पूरी एक वेवलेंथ का डिस्टेंस कवर किया है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। ठीक है, यानी यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनी है। लेकिन अगर ऐसा केस ना होता, यानी इस केस में और इस केस में हम कह रहे हैं फेज सेम है, क्रस्ट है तो क्रस्ट है, ट्रफ है तो ट्रफ में से मिले। इस केस में जहां पे हम क्या कहते हैं, करते करते इस जो वाली वेव का था ट्रफ, और ये क्रस्ट था, और इस वाली वेव का जो है वो ट्रफ था और वो क्रस्ट, यानी ट्रफ और क्रस्ट एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को कैंसल आउट कर चुके हैं, और क्या बना है, पॉइंट आर पे और पी के दरमियान एक ऐसा पॉइंट आर जहाँ पे क्या बनी है, डार्क फ्रिंज बनी है। अब इसका मतलब हमें क्या पता चला कि एक पॉइंट, इस पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बनी थी ओ पे, इस पॉइंट पी पे ब्राइट फ्रिंज बनी थी, इन दोनों के दरमियान पॉइंट जो आर लिया है वहां पे डार्क फ्रिंज बनी है। वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, बेसिकली इनके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, कि इसको ज्यादा डिस्टेंस तो तय करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल वेवलेंथ बराबर हो गई, यानी एक वेवलेंथ जितना। लेकिन अगर आधी वेवलेंथ जितना वो डिस्टेंस कवर करना पड़ गया, तो क्या हुआ, दोनों, एक का क्रस्ट आ गया, दूसरे का ट्रफ आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टडी किया हुआ है। कहते हैं ये जो फेनोमेनन है ना, ये वाला, ये जो अभी हमने स्टडी किया है कि इस तरह होता है, ये आमतौर पे हम लोग ना लाइट बल्ब्स को, अगर दो तरह के लाइट बल्ब यूज कर लिए जाए, उन्हें साथ रखा जाए, उन्हें कंबाइन किया जाए, तो उनका इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। वजह क्या है कि उनमें ना दोनों अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग किस्म की लाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं दोनों। कभी कभी किसी की लाइट इंटेंसिटी, मतलब किसी की ब्राइटनेस ज्यादा हो सकती है, किसी की कम, तो क्या हो सकता है कभी तो उन दोनों में फर्क जो हो सकता है उनकी वेवलेंथ में, वो बिल्कुल नैनो नैनो स्केल में हो सकता है, और इतना हमारे आम आंख से हम लोग मेजर करने के नाकाबिल हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, कि ये ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, और ऐसे दो सोर्सेस को क्या कहा जाता है, इनकोहेरेंट कहा जाता है। ठीक है, यानी कोहेरेंट नहीं होते। अब हम कहते हैं कंडीशंस हमारे पास, इस वाली चीज को देखने के बाद हमने कहा कंडीशंस है इंटरफेरेंस को भी मेजर करने की। पहली कंडीशन क्या है, कि दोनों सोर्सेस क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट का मतलब है दोनों के सेम फेज, फेज चेंज ना हो बिल्कुल। यानी इसको ज्यादा तरीका, अच्छा तरीका यही है कि हम क्या यूज कर लें, कि एक सोर्स यूज कर लें, यहाँ पे लाइट सोर्स यूज कर लें, और आगे उसके दो स्लिट्स बना लें। उस एक लाइट सोर्स से आने वाली जो लाइट है वो ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी या किसी चीज में चेंज भी आता है तो दोनों पे उसका इफेक्ट बराबर पड़ेगा। लाइट एक जैसी, दोनों सोर्स से निकलने वाली लाइट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसीलिए हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स है। दूसरी चीज क्या है, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, यानी व्हाइट लाइट आप यूज नहीं
नहीं कर सकते, येलो लाइट आप या व्हाइट लाइट यूज नहीं कर सकते जो कि 7 कलर से मिलकर बनी होती है। कोई एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट आपने यूज करनी है, ब्लू यूज कर सकते हैं, रेड यूज कर सकते हैं, इस तरह वाली लाइट्स बेसिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या कहते हैं कोहेरेंट। इसके बाद यहाँ उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप कोहेरेंट सोर्स कैसे बना सकते हैं, जो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कि इसके अलावा उन्होंने एग्जांपल दी है कि अब ये वाली जो सीधे चीजें हैं ना, कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में भी, जहाँ दो लाउड स्पीकर साइड बाय साइड रखे हुए थे और हम मेजर कर रहे थे फ्रीक्वेंसी का, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम पॉइंट किस पॉइंट पे जाते थे तो हमारे पास वो आवाज ज्यादा सुनाई देती थी, इस पॉइंट पे जाते थे आवाज कम सुनाई देती थी, और ऐसे जिस पॉइंट पर जाते जाके तो ये भी क्या बनाते थे बेसिकली, इसी तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न ही बेसिकली दोनों लाइट्स बना लिए हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम कहते हैं कि हम ये मेथड पढ़ रहे हैं, इसमें इस वाले पैराग्राफ में सिर्फ इसको डिफाइन किया हुआ है कि लाइट वेव्स अगर प्लेन आ रही हो तो स्लिट में से पास होने के बाद ये वाला इस तरह का पैटर्न शो नहीं करती, इसको इस तरह तो इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगी। लेकिन नेचुरली ऐसा पैटर्न वो शो नहीं करती, बल्कि ऐसा पैटर्न शो करती हैं, यानी स्लिट में से गुजरने के बाद ऑब्स्टेकल्स की जो होती हैं साइड्स होती हैं या एंडिंग्स होती हैं, उनसे बेंड होकर क्या बन जाती है, सर्कुलर वेव्स बना देती हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है एनालिसिस मॉडल वेव इन इंटरफेरेंस। ये असल में हमारे पास यही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इसका क्या है, डेरिवेशन है बेसिकली, इसी की बातों को, इसी की चीजों को ड्राइव करके फॉर्मूला बनाया गया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को। ठीक है। उसके बाद उसमें यही बातें बोल रहे हैं दोबारा से, जो उन्होंने एक जैसे होता है ना इंट्रोडक्शन इसका बनाया है, कि जैसे लाइट लाउड स्पीकर हम दो साइड बाय साइड चलाएं तो किस पॉइंट पे हमें लाउड फ्रिक्वेंसी यूज सुनाई देगी, किन पॉइंट पे हमें सबसे लो फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी, जहाँ सबसे ज्यादा सुनाई देगी वो उसको हम कहेंगे कि वो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम हो रही है, जहाँ पे कम सुनाई दे रही है, या कोई कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जहाँ बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, तो हम वहां पे कहेंगे कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो स्लिट्स हैं, स्लिट्स के आगे ये वो स्क्रीन थी, हम अगर पॉइंट ओ पे हों तो हमें ब्राइट लाइट नजर आएगी। इसी तरह अगर जरा जरा सा थोड़ा थोड़ा हम इधर जाते रहे तो इस पॉइंट पे हो सकता है कि हमें या इस दोनों में से आने वाली लाइट बिल्कुल नजर ही ना आए, अंधेरा नजर आए, इस पॉइंट पे अगर आपको ले जाए। फिर उसके बाद दोबारा अगर इस पॉइंट पे ले जाए और हमें दोबारा से लाइट नजर आने लग जाए, तो हम समझ जाएंगे जहाँ लाइट नजर आ रही है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स हैं, जहाँ लाइट बिल्कुल नजर नहीं आ रही, अंधेरा से नजर आ रहा है, दोनों स्लेट ऐसे लग रहा है कि डार्क हो गए, कुछ नहीं नजर आ रहा, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये वाली बात की हुई है। कहते हैं इसी तरह अगर हम लोग इसी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले डेरिवेशन ड्राइव करने लगे हैं, डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए उसी डायग्राम को दोबारा बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसके फ्रिंजेस बनाने के बजाय क्या लिया हुआ है, पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग मेजर करने लगे हैं। हम कह रहे हैं ये दो स्लेट्स हैं S1 और S2, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है। दोबारा एक सिंप्लीफाइड डायग्राम भी बनाई हुई है, स्लेट S1 और S2। S1 और S2 का मतलब है सोर्सेज बेसिकली हैं ये लाइट के, या स्लिट्स भी कह सकते हैं, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, हमारे पास D है। इसमें से हम एक पॉइंट पी पर कंसिडर कर रहे हैं, वैल्यू को दरमियान में कंसिडर करने की बजाय। पी पे क्या है, जो S1 से आने वाली लाइट है उसने डिस्टेंस जो तय किया है वो R1 है, ये देखें। जबकि पॉइंट टू ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो R2 है, जो R2 है वो ग्रेटर देन R1 है, जिसको विद एट कुछ वैल्यू ज्यादा है, तो हम कंसिडर करेंगे कि जो ये है ना हमारे पास जितना डिफरेंट डिस्टेंस ज्यादा है R1 और R2 का, जितना उसने ज्यादा तय किया, इसे कहेंगे हम पाथ डिफरेंस। और इसको किससे डिस्क्राइब करेंगे, ग्रीक लेटर डेल्टा से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। कहते हैं ये जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, R2 माइनस R1 के, जितना R2 में से R1 माइनस कर दें तो जितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, पाथ डिफरेंस। और ये किसके बराबर होगा, d साइन थीटा के बराबर होगा। कहते हैं ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगा, जब हमने ये वाला केस पढ़ा था, दोनों हमारे पास वेव्स थी, उन्होंने सेम डिस्टेंस कवर किया था, तो पाथ डिफरेंस दोनों का क्या होता है, हो सकता है इस केस में जीरो होगा, इस केस में पाथ डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास कुछ ना कुछ होगा, वन वेवलेंथ जितना होगा। इस वेव में कंडीशन में पाथ डिफरेंस जो होगा वो हाफ वेवलेंथ के मल्टीपल के जितना होगा। ठीक है। इस तरह हम लोग कुछ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो इक्वल होगी वो किसके इक्वल होगी, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल। आप समझ सकते हैं कि ये देखिए ये थीटा है और ये क्या है, बेस है। ठीक है। अगर हम साइन थीटा वाला फॉर्मूला लें, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूज, ऐसे। तो इस थीटा वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, नहीं, एल्टीट्यूड ओवर हाइपो हाँ एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू
गैमा ओवर डी। तो डी को इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो गैमा इज इक्वल टू डी ओवर साइन थीटा। कुछ इस तरह की वैल्यूज से ये सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन आ गई डी साइन थीटा। आर टू माइनस आर वन किसके इक्वल होगा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है वो एंगल जो कि दोनों वेव्स में क्या हो रहा है, ज्यादा बन रहा है। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में थीटा ये भी हो सकता है, जीरो से उस एंगल के दरमियान उस पॉइंट तक का जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा, ये थीटा और ये थीटा सेम चीजें होंगी। ठीक है, ओके, अगर हम पॉइंट पी पे दरमियानी वैल्यू से डिस्टेंस लेते हैं तो ये थीटा और वो थीटा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। डी साइन थीटा कहते हैं अगर हम लोग थीटा को डिटरमाइन करना चाहते हैं, दो वेव जो कि फेज में है, जो फेज में है मतलब क्या होगा, फेज में आने वाली वेव का मतलब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो क्या होगा, डी साइन थीटा बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के। यानी एक वेवलेंथ जितना फासला हो सकता है, दो वेवलेंथ जितना फासला हो सकता है, जीरो वेवलेंथ जितना फासला हो सकता है। तो डी साइन थीटा ब्राइट के लिए बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास होगा एम लैम्डा। एम की वैल्यू होगी जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू सो ऑन। अब कहते हैं एम जो है वो ऑर्डर नंबर है। अब इसको ऑर्डर नंबर को बेसिकली मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगी। यहाँ से हमारे पास जहाँ पे ये फ्रिंज पैटर्न आया था ना, ये वाला, मैं कहती हूँ जब सबसे बीच वाली है ना, जो बिल्कुल दोनों स्लिट्स के बिल्कुल दरमियान वाली डिस्टेंस है, इसको मैं कहूंगी एम इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट ऑर्डर हमारी फ्रिंज होगी, इसको फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, तो इसको कहूंगी एम इज इक्वल टू जीरो। इसमें वैल्यू पुट करूंगी, इधर वाली क्या होगी प्लस वन और इधर वाली क्या होगी माइनस वन। अगर मैं इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव काउंट कर देती हूँ, उसके आगे ये वाली ब्राइट क्या होगी, प्लस टू होगी, और इधर वाली ब्राइट क्या होगी, प्लस माइनस टू होगी। इसे कहते हैं ऑर्डर नंबर, जो कि डिस्क्राइब करता है कि हमारी फ्रिंज का कौन सी वाली फ्रिंज का हम लोग मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग हमारा दरमियान से एंगल इसके इसके अकॉर्डिंग कितना बन रहा है वो हम मेजर कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग तो थीटा की वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। एम की वैल्यूज क्या है, जीरो प्लस माइनस आपको पता चल गया, वन का मतलब प्लस माइनस, टू का मतलब बन गया सो ऑन, और ज्यादा भी फ्रिंजेस हो सकती हैं। कहते हैं थीटा ब्राइट जो दरमियान में बिल्कुल सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि लैम्डा और एम की वैल्यू जीरो, लैम्डा का ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो उसको जीरो ऑर्डर मैक्सिमम कहते हैं। फर्स्ट मैक्सिमम कब बनेगा, जब प्लस माइनस वन यानी ऊपर वाली तरफ, या माइनस वन नीचे वाली तरफ, इसे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम कहा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एंड इसी तरह चलता जाएगा। कहते हैं जब हमारे पास, अगर हम लोग अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करने लगे, कि अगर हमारे पास जो सिग्मा है वो, ये जो अगर हमारे पास लैम्डा अगर ऑड मल्टीपल हो लैम्डा बाई टू का, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ का, तो हमारे पास क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। एम की वैल्यूज वही और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी, एम की वैल्यूज वही जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू सो ऑन। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज थी ना हमारे पास थीटा के लिहाज से आई हैं, ये वैल्यूज क्या है, हमारे पास एंगुलर पोजीशंस को डिटरमाइन कर रही हैं, थीटा के लिहाज से पोजीशन को डिटरमाइन कर रही हैं कि सेंटर वाला 0 डिग्री पे होगा और उससे ऊपर वाला कितने एंगल पे होगा, ऊपर वाला कितने एंगल पे होगा, इस तरह। अगर हम कहते हैं कि अगर हम लीनियर पोजीशन निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को जो हमारे पास बनी थी, हम कहते हैं कि हम लोग इसी थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एल्टीट्यूड ओवर बेस की वैल्यू। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एल। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं टेन थीटा थीटा के इक्वल होता है, और साइन थीटा भी थीटा के इक्वल, यानी टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा की। यानी इन सब की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम आ रही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं, वाई की वैल्यू निकालने के लिए ब्राइट के लिए क्या केस होगा, एल टेन थीटा ब्राइट, और डार्क के लिए क्या होगा, एल टेन थीटा डार्क। टेन थीटा की जगह अगर हम साइन थीटा को रिप्लेस कर दें, यानी टेन थीटा की जगह साइन थीटा को रिप्लेस कर दें, यानी एल टेन साइन थीटा ब्राइट, एल साइन थीटा वो डार्क, इस तरह वैल्यूज कंसिडर कर लें, तो साइन थीटा की वैल्यूज ये ऊपर वाली इक्वेशन से निकालेंगे, एम डी लैम्डा ओवर डी डिवाइड में आ गया। साइन थीटा ब्राइट की जगह पे क्या पुट करेंगे, एम लैम्डा ओवर डी, जबकि साइन थीटा डार्क की जगह पे क्या पुट करेंगे, एम प्लस वन बाई टू लैम्डा ओवर डी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। देखिए ब्राइट के लिए ये वैल्यू आ गई, स्मॉल एंगल्स अप्रोक्सीमेशन है, ये याद रखना है, लार्ज एंगल्स के लिए ये नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह डार्क के लिए ये वाली वैल्यू आ गई। हम कहते हैं इसके बाद इसको यही डिस्क्राइब किया हुआ है कि जंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, मेथड प्रोवाइड कर दिया कि हम लैम्डा की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। आगे एग्जांपल भी करेंगे जिसमें हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों केसेस के लिए या एक केस के लिए, इस तरह। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला हमारा टॉपिक था।
और इसने प्रूव कर दिया कि लाइट की क्या है, वेव नेचर है लाइट की। हम उसे रेज से डिस्क्राइब कर तो देते हैं इन केस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जब हम टेलीस्कोप, कैमरा, लेंसेज वगैरह को और इन चीज़ों को यूज कर रहे हैं, लेकिन असल में लाइट की जो नेचर है वो कौन सी वाली है भला? वेव इन इंटरफेरेंस, यानी वेव नेचर है उसकी। अच्छा, यहाँ पे एक क्विक क्विज है, आपने इसको स्टडी कर लेना है कि ये क्या बता रहा है, इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि आपने मेजर करनी है वेवलेंथ लाइट सोर्स की। अब उन्होंने क्या कहा है कि देखें, एक व्यूइंग स्क्रीन है जो कि डबल स्लिट से 4.80 मीटर पर दूर है, यानी ये वैल्यू दी हुई है एल की। उसके बाद जो डिस्टेंस है स्लिट्स के दरमियान का, ये डी की वैल्यू दी हुई है। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज है। फर्स्ट डार्क फ्रिंज का मतलब है कि आपने एम इज इक्वल टू क्या पुट करनी है, वैल्यू 0 पुट करनी है। ठीक है, एम इज इक्वल टू 0 पुट करनी है। सेंटर ऑफ स्क्रीन से डिटरमाइन करनी है वेवलेंथ। तो लैम्डा फाइंड करने का वही वाई डार्क वाली जो आपने वैल्यूज, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो फिर आपने लैम्डा डार्क वाली वैल्यूज पुट करनी है। लैम्डा डार्क इज इक्वल टू था m+1 1/2 लैम्डा वाई डार्क। तो ये वैल्यूज इधर आ गई, लैम्डा को सेपरेट आउट कर लिया, इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया। कहते हैं कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस। इसके ना दो तरीके हैं। ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मूला आपके पास क्या है? एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस, दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस। तो आपने क्या करना है, ये जो एक आपके पास आई है एम वाली, और दूसरी कौन सी है, m+1 वाली, आप इसकी जगह आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, y1 और y2 भी लिख सकते थे। यानी आप m की जगह 1 और 2 वैल्यूज भी पुट कर सकते थे, लेकिन इस तरह भी मेथड से सेम है। आपने m+1 का मतलब यही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना वो उस डार्क फ्रिंज वाले मेथड से। इसका मतलब है से ये 1 है और ये फॉर एग्जाम्पल 1+1 2 वाली वैल्यू है। इसमें उन्होंने क्या किया है कि m+1 पुट करके ना पहले इन दोनों को अलग किए, यानी एल एम लैम्डा डिवाइडेड बाई टी, एक दफा आ जाएगा, प्लस एल, बंदा एल ही हो गया, लैम्डा डिवाइडेड बाई टी डी। तो वैल्यू जो एम वाली होगी वो कट जाएगी, सिर्फ क्या बच जाएगी, एल लैम्डा ओवर डी वाली वैल्यू पुट करें बच जाएगी। आप वैल्यूज पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू अभी आप निकाल चुके थे, वो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर। इसके बाद हमारा दूसरी जो एग्जांपल है वो क्या है, सेपरेटिंग डबल स्लिट फ्रिंजेस ऑफ टू वेवलेंथ। कहते हैं हमारे पास दो वेवलेंथ की लाइट सोर्स है, एक वेवलेंथ है लैम्डा और एक लैम्डा प्राइम। डबल स्लिट इंटरफेरेंस है, तो उसमें क्या है, एल की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी है। आपने दोनों के दरमियान का सेपरेशन निकालनी है थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। यानी आपने एम की वैल्यू, उन्होंने खुद ही बता दिया कि एम की वैल्यू क्या आएगी, 3। आपने देखना है डेल्टा वाई निकालनी है बेसिकली। आप वाई डैश ब्राइट, वाई माइनस वाई ब्राइट, दोनों में डिफरेंस निकालना है ना। लैम्डा ब्राइट के लिए क्या होती है, एल एम लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। जो पहली वाली है उसके लिए डैश वाला लैम्डा लगा दिया, दूसरी वाली के लिए सिंपल वाला लैम्डा लगा दिया। ठीक है, वाई की वैल्यू से। उसके बाद क्या हुआ, कॉमन ले लिया एल एम ओवर डी, लैम्डा माइनस लैम्डा प्राइम, वैल्यूज पुट की, एम की वैल्यू देखी उन्होंने, मैंने आपको कहा ना 3 पुट करनी है, तो 3 पुट की तो आंसर आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टॉपिक ही है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उसकी डेरिवेशन। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।